वेलकम टू रिवॉर्ड ट्रेनिंग एंड प्रिंसिपल सर्विसेज। फ्रेंड्स, यहाँ पर आज हम एक अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं हमारे अकाउंटिंग स्टूडेंट्स के लिए कि जो बीकॉम और एमकॉम और एमबीए फाइनेंस के स्टूडेंट्स हैं, ये कोर्स स्पेशली उनके लिए डिज़ाइन करा है। इस कोर्स का नाम है एलिट अकाउंटिंग ऑनलाइन कोर्स, जिसके के अंदर ये हमारा 6 स्टेप ट्रेनिंग प्रोग्राम है। हमारा सबसे फर्स्ट स्टेप रहेगा बेसिक अकाउंटिंग का, सेकेंड रहेगा टैली प्राइम का, देन SAP FICO फाइनेंस एंड अकाउंटिंग मॉड्यूल विद कंट्रोलिंग। ये हम आपको पूरा कस्टमाइजेशन से लेके एंड यूज़र तक सिखाएंगे। इसमें हम आपको SAP की सर्वर एक्सेस प्रोवाइड करेंगे, ओके। और इस कोर्स में हम आपको इंडायरेक्ट टैक्सेशन की ट्रेनिंग भी देंगे, GST और TDS का। हम आपको कस्टमाइजेशन और यूटिलाइजेशन बताएंगे टैली प्राइम और SAP FICO मॉड्यूल पे। और जो लास्ट स्टेज रहेगा वो रहेगा एडवांस एक्सेल का, जैसे कि वी लुकअप क्या होता है, एच लुकअप क्या होता है, रिवर्स लुकअप क्या होते हैं। तो ये एक्सेल का एक पूरा ट्रेनिंग रहेगा। सो फ्रेंड्स, ये हमारा एलिट अकाउंटिंग ऑनलाइन कोर्सेस है। इसके जो हाइलाइट्स हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। और अगर आप थोड़ा और अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो कृपया दिए गए नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, ओके। ये कोर्स में अगर जो भी एक अकाउंटिंग स्टूडेंट ज्वाइन करता है तो उसे इंटरव्यू प्रिपरेशन की ट्रेनिंग भी हमारी तरफ से प्रोवाइड की जाएगी, टैली के लिए भी और SAP FICO मॉड्यूल के लिए भी। सो फ्रेंड्स, ये हम आज आगे बढ़ते हैं। हमारे आज का जो डेमो सेशन है वो बेस्ड है TDS के ऊपर। इस सेशन में मैं आपको बताऊंगा TDS क्या होता है, TDS चार्ट, एज पर इनकम टैक्स एक्ट्स और इसके सेक्शन क्या होते हैं, TDS रिटर्न और इसकी ड्यू डेट्स क्या होती है, टाइप्स ऑफ TDS सर्टिफिकेट्स, TDS एंट्री इन SAP और TDS एंट्री इन टैली प्राइम। बिकॉज ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा तो यहाँ पर मैं आपको इस पार्ट 1 में TDS की एंट्रियाँ SAP पर बताऊंगा, ओके फ्रेंड्स। हम सबसे पहले मैं आपको TDS का एज एग्जांपल देता हूँ कि TDS क्या होता है, ओके। सपोज कीजिए हमारी कंपनी को ये प्लांट बनाना है और ये हमारा एक वर्क कॉन्ट्रैक्टर है, ओके। हमने इस वर्क कॉन्ट्रैक्टर को एक पूरा कॉन्ट्रैक्ट दिया है इस प्लांट में रिपेयर मेंटेनेंस करने का या फिर इस प्लांट को बनाने का, ओके। और जो टोटल इनवॉइस है एज एग्जांपल हम ले रहे हैं वो है 50,000 का, ठीक है। तो 50,000 का हमारा इंक्लूडिंग टैक्स का बिल था। एक पूरा कॉन्ट्रैक्ट 50,000 का था जो कि हमने इस कॉन्ट्रैक्टर को दिया है। अब इस कॉन्ट्रैक्टर ने हमको जो इनवॉइस दिया है, ठीक, उसका जो बेसिक वैल्यू है वो है 42,373 रुपये का। और उसके ऊपर जो CGST और GST लगा है वो लगा है 3,814। ये हमारा टोटल इसके ऊपर टैक्स लगा है, ओके। सब अमाउंट जोड़ने के बाद में हमारा इनवॉइस का जो वैल्यू है वो आ रहा है 50,000 का, ओके। बट जब हम इसे हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री करेंगे तो हम इस सेम बेसिक वैल्यू अमाउंट को एंट्री नहीं करेंगे। यहाँ पर हमारा अमाउंट चेंज हो जाएगा। इसने हमें इनवॉइस दिया। अब जब हम इस इनवॉइस को एंट्री करेंगे तब हमारा जो GST का वैल्यू रहेगा, GST का वैल्यू तो सेम रहेगा, बट इतना है कि हम इस बेसिक वैल्यू के ऊपर 0.1% का TDS डिडक्ट कर लेंगे, ओके। इस पर इनकम टैक्स एक जो नया जो फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के लिए आया है एक उसके हिसाब से, ठीक है। 1% हमने यहाँ पर काट लिया 424 रुपये। अब यहाँ पर जो वैल्यू थी वो थी 42,373 रुपये। उसका 1% हमने डिडक्ट करा 424 रुपये, ओके, 1%। तो ये जो 1% रहेगा ये हम गवर्नमेंट को देंगे। TDS का मतलब यही होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, मतलब जहाँ से आपकी इनकम का पार्ट शुरू हो रहा है वहीं पर ही हम उसका एक टैक्स डिडक्ट करके हम गवर्नमेंट को देंगे। चूँकि ये हमारा कॉन्ट्रैक्टर था इसलिए हमने इसका 194C सेक्शन में 1% TDS काटा। GST की एंट्रियाँ सेम रहेगी, बेस वैल्यू में के ऊपर TDS डिडक्ट होगा, टैक्स पर टैक्स की कैलकुलेशन नहीं होगी,
हम इस 50,000 के ऊपर TDS कैलकुलेट नहीं करेंगे। TDS कैलकुलेट होगा हमेशा इस बेसिक वैल्यू के ऊपर। ओके, 424 रुपीज़ का यहाँ पे TDS कैलकुलेट हुआ। तो अब हमें वेंडर को कितना देना है, 41,949 rupees we have to pay vendor because 424 rupees we deducted as TDS and 3,840 rupees we booked as our CGST receivable and 3,840 rupees booked in GST receivable in case of that is a local vendor of our state। मतलब ये हमारे एक स्टेट का ही वेंडर है, जैसे मेरी मुंबई की कंपनी है और ये भी मेरा मुंबई का ही वेंडर है। अगर ये मुंबई के बाहर दिल्ली का वेंडर होता या तमिलनाडु का वेंडर होता या चेन्नई का वेंडर होता तब मैं इसके ऊपर IGST इम्पोज करता। ओके फ्रेंड्स, तो ये था हमारा एक TDS का बेसिक फंडा। अब हम समझ लेते हैं कि TDS के मेन पॉइंट्स क्या होते हैं। फर्स्ट, TDS स्टैंड फॉर टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। TDS आपके इनकम के सोर्स पर ही कट जाएगा जहाँ से वो जनरेट हुआ है। जैसे कि अभी मैंने आपको एक बिल का एग्जांपल समझाया। TDS हम एडवांस पेमेंट पर भी काट सकते हैं और इनवॉइस पर भी काट सकते हैं, जो भी हमें पहले जो भी एंट्री करनी रहेगी। TDS linked to your PAN, TDS deduction are likely to linked to the PAN number for both the deductor and deductee। TDS हमारे PAN नंबर से लिंक होता है। ओके, और TDS डिडक्शन जो TDS काट रहा है उसका भी PAN नंबर होगा और जिसका TDS कटा है उसका भी PAN नंबर होगा। अगर PAN नंबर नहीं होता है तो TDS डिडक्शन का अमाउंट बढ़ जाएगा। ओके, if the payment exceeds certain prescribed limit then TDS must be deducted at the rate prescribed by the tax department। अब TDS के जितने भी सेक्शन हैं हर एक सेक्शन में एक एक लिमिट दी हुई है। ओके, जैसे 194C की जो लिमिट है वो है 30,000 रुपीज़ पर बिल या फिर साल का 1 लाख से ज़्यादा का ट्रांजेक्शन। एज एग्जाम्पल, अगर आपका एक वेंडर है उसने आपको 29,500 रुपये का साल में एक ही बिल दिया है तो आप उसके ऊपर TDS डिडक्ट नहीं करोगे क्योंकि आपको पता है 29,500 का सिंगल ट्रांजेक्शन है। बट अगर आपके पास में उसने 31,000 का बिल दिया है तो आपको उसके ऊपर TDS इम्पोज करना ही है, उसके ऊपर आपको TDS काटना ही है। बिकॉज 194C की जो रिक्वायरमेंट है वो ₹30,000 पर बिल की या फिर साल का 1 लाख से ज़्यादा का ट्रांजैक्शन। ओके, तो ये हमारी प्रिस्क्राइब लिमिट्स होती है। ये भी मैं अभी आपको सेक्शन बाय सेक्शन पूरा बताऊंगा। द कंपनी और पर्सन दैट मेक द पेमेंट आफ्टर डिडक्टिंग TDS is called deductor and the company or person receiving the payment is called deductee। जो कंपनी किसी भी बिल के अगेंस्ट में TDS काट के जो पेमेंट करती है वो कहलाती है डिडक्टर, बिकॉज उसने TDS काटा है। और जिस कंपनी का TDS कटा है किसी बिल के अगेंस्ट में या किसी कॉन्ट्रैक्टर का बिल के अगेंस्ट में TDS कटा है वो कहलाएगा डिडक्टिस। ओके, जैसे अगर हम हमारे इस डायग्राम में देखें, ये कंपनी है, ये हमारा डिडक्टर रहेगा बिकॉज क्योंकि ये TDS काट के 41,949 का पेमेंट करेगा कॉन्ट्रैक्टर को, तो ये हो जाएगा डिडक्टर और ये रहेगा डिडक्टी। ओके, इट इज़ डिडक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डिडक्ट TDS बिफोर मेकिंग द पेमेंट एंड डिपॉजिट द सेम विद द गवर्नमेंट। ये डिडक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अकॉर्डिंग टू रूल उसे TDS काटना है और टाइम पर उस TDS का रिटर्न सबमिट करना है और उसे गवर्नमेंट को पे करना है। TDS वन काइंड ऑफ एडवांस टैक्स। ठीक है, TDS एडवांस टैक्स रहता है। आप उसे ऑन बिल पर डिडक्ट कर सकते हो बिना पेमेंट दिए। आपको इसे एडवांस काट के इसे जमा भी करना पड़ता है, जो इसके रिटर्न रहते हैं उसके हिसाब से। डिडक्टेड TDS हैज टू बी डिपॉजिट विद द गवर्नमेंट periodically and the ones that doing the same on time lies with the deductor। After TDS deduction, the deducted TDS can be claimed in form of tax refund after they file their ITR। ओके, जब भी किसी कॉन्ट्रैक्टर का TDS कटता है तो जो उसका TDS काट रहा है
जो डिडक्टर उसका TDS काट रहा है वो उसे फॉर्म 16 देगा कि हाँ हमने आपका इतना TDS डिडक्ट करा है और आप इसे आपके ITR में क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा TDS का मेन हाइलाइट्स। अब नेक्स्ट चैप्टर पर हम चलते हैं। जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है हमारा TDS का चार्ट, जो कि असेसमेंट ईयर 22-23 और फाइनेंशियल ईयर 2021 और 2022 के लिए है। ये अभी रिवाइज हुआ है। मैं आपको लेटेस्ट चैप्टर बता रहा हूँ। सैलरी के लिए जो सेक्शन TDS का डिडक्शन का रहता है वो रहता है 192 और इसमें TDS डिडक्ट होगा एज पर प्रिस्क्राइब्ड रेट एप्लीकेबल टू इंडिविजुअल पब्लिक वुमन एंड सीनियर सिटीजनशिप के हिसाब से। इंटरेस्ट एंड अदर इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़ ये डिडक्शन होगा 194A में और इसका रेट है 10%। ओके, बैंकिंग के लिए है 40,000 और अदर के लिए है 5,000 रुपये पर एनम का। विनिंग लॉटरीज एंड पजल 194B, इसमें TDS डिडक्टेड होगा 30,000 का। इंडिविजुअल HUF है वो भी उसके लिए 30% होगा। डोमेस्टिक कंपनी ऑफ फॉर्म है उसके लिए भी 30% होगा और इसके लिए जो डिडक्शन क्राइटेरिया है वो है 10,000 का। जो नेक्स्ट है वो है पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर 194C, जो कि सबसे ज़्यादा यूज होता है। इसमें इंडिविजुअल HUF के लिए डिडक्शन है 1% और डोमेस्टिक कंपनी ऑफ फॉर्म्स के लिए है 2% इन केस अगर आपके पास में पैन नंबर है तो। ओके, तो इसमें जो लिमिट है वो है ₹30,000 पर बिल। अगर आपने साल भर में एक सिंगल पेमेंट 30,000 का करा है या सिंगल बिल 30,000 से ज़्यादा का करा है तो आपको उसके ऊपर TDS डिडक्ट करना है। अगर वो इंडिविजुअल है तो 1%, अगर वो कोई डोमेस्टिक फॉर्म या कंपनी है तो उसके लिए आपको 2% डिडक्ट करना पड़ेगा। और फिर किसी भी पार्टी का 1 लाख रुपये से ज़्यादा का ट्रांजेक्शन होता है तो भी आपको उसके ऊपर TDS डिडक्ट करना पड़ेगा। जो अगला सेक्शन है वो है इंश्योरेंस एंड कमीशन 194D। इंडिविजुअल के लिए 1% है, इंश्योरेंस एंड कमीशन 194D इंडिविजुअल के लिए 5% और डोमेस्टिक कंपनी फॉर्म्स के लिए है 5% और इसका जो लिमिट है वो 15,000 रुपये पर एनम का है। कमीशन और ब्रोकरेज 194H, इसके ऊपर भी 5% है और इसका डिडक्शन क्राइटेरिया भी 15,000 पर एनम का है। ओके, रेंट और बिल्डिंग ये 194I में डिडक्ट होता है, बट यहाँ पर हमें थोड़ा सा इसमें ध्यान देना पड़ेगा कि अगर हमने कोई रेंट और बिल्डिंग लीज पर ली है उसका जो हम रेंट दे रहे हैं तो उसके ऊपर हमें TDS 10% डिडक्ट करना पड़ेगा रेंट और बिल्डिंग के ऊपर। ठीक है, बट अगर वो रेंट प्लांट या मशीनरी है तो उसके ऊपर TDS सिर्फ 2% से डिडक्ट होगा। इट मीन जैसे आपने कोई मशीनरी रेंट पर ली है उसका 1 साल का रेंट 2,40,000 से ज़्यादा का होता है तो आपको उसके ऊपर 2% TDS डिडक्ट करना पड़ेगा। ओके, और जो रेंट और बिल्डिंग है उसका भी रेंट अगर 2,40,000 से ज़्यादा का होता है तो आपको उसके ऊपर 10% डिडक्शन करना पड़ेगा। इंडिविजुअल HUF हो या फिर कोई डोमेस्टिक कंपनी। ओके, इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एग्रीकल्चर लैंड 194IA में इसका डिडक्शन मिलेगा 11% से। ओके, 50 लाख इसकी लिमिट है। ठीक है, 119 rent paid by individual HUF other than those covered under section 44AB 194IB, इसमें सिर्फ इंडिविजुअल पर्सन को 5% के हिसाब से TDS पे करना है और इसका लिमिट है 50,000 का। जो नेक्स्ट जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो रहता है प्रोफेशनल फीस एंड टेक्निकल सर्विसेज में, जिसका ज़्यादातर यूज होता है। ये इसमें डिडक्शन होगा 194J में। अगर कोई प्रोफेशनल सर्विसेज है, जैसे आपका प्लांट आर्किटेक्ट का आप आपका प्लांट बनाने वाला आप किसी आर्किटेक्ट का कंसल्टेंट कर रहे हैं, उसको अगर आपने प्रोफेशनल फीस में लिया तो आपको उसके ऊपर 194J में 10% आपको उसके ऊपर TDS डिडक्ट करना पड़ेगा। ओके, प्रोफेशनल फीस एंड टेक्निकल सर्विसेज
इंगेज इन द बिजनेस ऑफ कॉल सेंटर। अगर आप कॉल सेंटर की सर्विसेज ले रहे हैं तो इसे भी आप 194J में ही लेंगे, बट इसके ऊपर आपको 2% के हिसाब से TDS डिडक्ट करना पड़ेगा। और इसका जो 1 साल का मिनिमम अमाउंट है वो है 30,000 रुपीज़ पर एनम। मीन्स अगर आपने 30,000 रुपीज़ पर एनम के इन्वॉइसेस रिसीव करे हैं, सिंगल इन्वॉइस 30,000 का लिया है या 30,000 या पूरे साल भर में 30,000 के आपके इन्वॉइस, 30,000 से ज़्यादा के आपके इन्वॉइस एंट्री हुए, तो आप इसके ऊपर TDS डिडक्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये हमारा TDS का चार्ट है असेसमेंट ईयर 2022-23 और फाइनेंशियल ईयर 2021 और 2022 के लिए। अब जो हमारा नेक्स्ट है वो है व्हाट इज TDS रिटर्न। TDS तो हमने काटा, लेकिन अब हम इसे गवर्नमेंट को किस तरीके से सबमिट करेंगे। वो TDS हम गवर्नमेंट को रिटर्न के थ्रू सबमिट करेंगे। जैसे कि हम GST के रिटर्न डालते हैं, GST 3B, GST 1R। ओके, तो अब हम TDS रिटर्न सबमिट करते हैं और डिडक्टर मस्ट डिपॉजिट the deducted TDS to the government and the detail of the same have to be filled in the form of a TDS return। सिंपल, जो भी डिडक्टर रहेगा वो जितना भी TDS डिडक्ट करेगा, जितने भी वेंडर्स का या जितने भी कॉन्ट्रैक्टर्स का, तो वो उसके लिए एक फॉर्म फिल करके एक TDS रिटर्न फिल करेगा, जिसमें वो बताएगा कि उसने किस किस डेट में किस किस वेंडर का कितना TDS उसने डिडक्ट करा है। TDS रिटर्न इज टू बी सबमिटेड क्वार्टरली। इसे हम क्वार्टरली पे करेंगे। ओके, जैसे कि हम GST के रिटर्न हमारे क्वार्टरली जाते हैं। ओके, GST के रिटर्न इसे मंथली भी जाते हैं, बट कुछ कुछ स्कीम में हम इसे क्वार्टरली भी करते हैं। ओके, बट TDS के रिटर्न हमेशा क्वार्टरली जाएंगे। डिटेल नीडेड टू बी फर्निश्ड लाइक पेन अमाउंट ऑफ TDS डिडक्टेड, टाइप्स ऑफ पेमेंट, पेन ऑफ डिडक्टिव्स। अब इसमें जो मेन जो डिटेल्स लगेगी वो रहेगा पेन नंबर, TDS डिडक्टेड और टाइप्स ऑफ पेमेंट, और जिसका हमने TDS काटे हैं उनके पेन नंबर। ओके, तो यहाँ पर मैं आपको जो TDS फॉर्म है वो बता रहा हूँ, वो कब कब हमें उन्हें पेमेंट करना रहता है। जैसे फॉर्म नंबर 24Q, ये रहता है TDS ऑन सैलरी के लिए। अब इसका जो फर्स्ट जो रिटर्न रहता है वो क्वार्टर 1 रहता है 31 जुलाई, क्वार्टर 2 के लिए रहेगा 31 अक्टूबर, क्वार्टर 3 के लिए रहेगा 31 जनवरी, क्वार्टर 4 के लिए रहेगा 31 मई। ओके, फॉर्म नंबर 27Q, TDS ऑन ऑल पेमेंट मेड टू नॉन रेसिडेंट एक्सपेक्ट सैलरीज। इसके लिए क्वार्टर 1 31 जुलाई, सेम क्वार्टर है, सेम डेट है। TDS ऑन सेल्स ऑफ प्रॉपर्टी, अगर आपने कोई प्रॉपर्टी को सेल करा और उसके ऊपर अगर TDS इम्पोज हुआ है तो फॉर्म वो TDS फील होगा 26QB में। अब इसे हम कब पे करेंगे? 30 days फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच TDS इज डिडक्टेड। ओके, फॉर्म 26QC, TDS ऑन रेंट। जो रेंट पे हमारा कॉलम था 2,40,000 रुपये वाला, इसमें 10% हम बिल्डिंग पे कर रहे थे, 2% हम मशीनरी पर TDS डिडक्ट कर रहे थे एज पर इनकम टैक्स चार्ज, जैसे कि ऊपर ये डिस्क्राइब करा हुआ है। ओके, ये रेंट लैंड ऑन मशीनरी 10%, लैंड एंड बिल्डिंग पर 10%, रेंट प्लांट एंड मशीनरी पर 2%, 2,40,000 रुपये पर एनम। एक साल अगर 2,40,000 से ज़्यादा का आपका रेंट बनता है तो आपको इसे पे करना रहेगा। ओके, तो 30 days फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच TDS इज डिडक्टेड, तो इसे आपको मंथली पे करना रहेगा। ओके, अब हम आगे चलते हैं। व्हाट इज TDS सर्टिफिकेट। ये था TDS रिटर्न, जिसमें कि हम TDS काट रहे थे और गवर्नमेंट को TDS जमा कर रहे थे। अब होता है TDS सर्टिफिकेट। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि व्हाट इज TDS सर्टिफिकेट। TDS सर्टिफिकेट आर इशूड बाय द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर डिडक्टिंग टैक्स एट सोर्स। TDS certificate are issued by a person responsible for deducting tax at source। TDS certificate issue उस person से होगा जो कि उस TDS को डिडक्ट कर रहा है। ओके, मतलब कौन? TDS काटने वाला, डिडक्टर, जिसने कि TDS काटा है। When TDS is deducted, it's important to issue TDS certificate so that the payee know how much tax he has paid। मतलब जिस
जिस डिडक्टर ने टीडीएस काटा है, जब वो फॉर्म देगा डिडक्टी को, तब उसे पता चलेगा कि मेरा कितना टीडीएस कटा है, किस किस बिलों के अगेंस्ट में और किस रेट पर टीडीएस कटा है। अब फॉर्म्स क्या होते हैं, ठीक है, टीडीएस सर्टिफिकेट्स क्या होते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले आएगा फॉर्म 16, जो कि टीडीएस ऑन सैलरी पेमेंट पर होता है। ये ईयरली मिलता है और इसका ड्यू डेट रहता है 31 मई। ये हमेशा कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को देती है। अगर किसी एम्प्लॉयज़ की सैलरी के ऊपर टीडीएस डिडक्ट हो रहा है अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स, सपोज कीजिए उसकी सैलरी अगर 6 लाख की है और टोटल उसकी जो एक साल की इनकम सैलरी से उसको 6 लाख या 6,50,000 हो रही है, और हम एज एग्जांपल समझे 5 लाख हमारा लिमिट है सैलरी का, तो बच्चा जो 1.5 लाख होगा उसके ऊपर वो टीडीएस डिडक्ट होगा और कंपनी उसका टीडीएस डिडक्ट कर लेगी उसके सैलरी में से और उसे फॉर्म 16 देगी। वो इस फॉर्म 16 को अपने आईटीआर में शो कर सकता है कि कंपनी ने एज ऑन सैलरी मेरा इतना टीडीएस काटा है। ओके, फॉर्म 16 है टीडीएस ऑन नॉन सैलरी पेमेंट क्वार्टरली 50 days फ्रॉम द डेट ऑफ फिलिंग रिटर्न। फॉर्म 16B TDS on sales of property every transaction 15 days from the date of filing return. Form 16C TDS on rent every transaction 15 days from the due date of filing return. अब लास्ट स्लाइड में मैंने आपको बताया कि कितने TDS सर्टिफिकेट्स होते हैं। अब मैं आपको इन सबको नरेट कर देता हूँ। व्हाट इज़ फॉर्म 16? फॉर्म 16 से शुरू करते हैं। फॉर्म 16 इज़ योर सैलरी TDS सर्टिफिकेट्स. It's present where the employer is certifying details regarding the salary you have earned during the year and how much TDS has been deducted. मीन फॉर्म 16 आपका सैलरी का TDS सर्टिफिकेट है कि आपका इस साल में ड्यूरिंग सैलरी पर कितना TDS डिडक्ट हुआ है। इसमें आपका एम्प्लॉयर सर्टिफाइड करता है कि आपने कितनी सैलरी अर्न करी है और उस पर क्या TDS डिडक्ट हुआ है। If your income from salary from the financial year is more than the basic exempt limit of ₹2,50,000, your employer is required by the income tax rate to deduct TDS on your salary and deposit it with the government. अगर आपका जो सैलरी अर्न करी है वो एग्जम्पशन लिमिट 2,50,000 से ज़्यादा है, तो जो भी एक्सेस अमाउंट रहेगा उसके ऊपर आपका TDS डिडक्ट होगा और वो भी इसमें भी डिडक्ट होने के पहले आपका जो सारी छूटें हैं वो भी उसमें मेंशन रहेगी। ठीक है, जैसे अगर आपने कंपनी का इंश्योरेंस लिया है या पर्सनल इंश्योरेंस लिया है तो वो सब उसमें मेंशन रहेगा। इफ़ योर इनकम इज़ बिलो देन बेसिक एग्जम्पशन लिमिट योर एम्प्लॉयर विल नॉट डिडक्ट एनी TDS. अगर आपकी सैलरी प्रिस्क्राइब लिमिट से कम है तो उसके ऊपर कोई भी TDS डिडक्ट नहीं होगा। ये 2 पार्ट में होता है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। अब पार्ट ए में जो चीज़ें होती है वो मैं आपको बता देता हूँ। पार्ट ए हैज़ इंफॉर्मेशन ऑफ द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई लाइक नेम एंड एड्रेस, पेन एंड टेन डिटेल, द पीरियड ऑफ एम्प्लॉयमेंट, डिटेल ऑफ TDS डिडक्टेड एंड डिपॉजिट विद द गवर्नमेंट। जो इसका पार्ट ए होता है इसमें डिटेल होती है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय की, जैसे उनके नेम, एड्रेस, कंपनी का पेन नंबर और जो एम्प्लॉय है उसका भी इसमें पेन नंबर मेंशन रहेगा और किस पीरियड से लेके किस पीरियड तक का TDS उसमें कट रहा है। ओके, फाइनेंशियल ईयर उसमें मेंशन होगा। पार्ट बी इंक्लूड होता है डिटेल ऑफ सैलरी पेड, अदर इनकम, डिडक्शन अलाउड, टैक्स एप्लीकेबल। इट मस्ट बी इशूड बाय 15 जून ऑफ द ईयर फॉर विच इट इज बीइंग इशूड। जो पार्ट बी होता है उसमें ये रहेगा कि उसमें कितनी सैलरी पेड हुई है, अदर इनकम क्या हुई है, जैसे उससे कितना कंपनी से कमीशन मिला है या फिर उससे बोनस मिला है या फिर उससे कुछ एक्स्ट्रा इनकम कंपनी से मिली है। तो ये सारी जानकारी पार्ट बी में होती है। फॉर एग्जाम्पल, फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021 द ड्यू डेट ऑफ इशू फॉर्म 16 शेल बी 15 जून 2020, हाउएवर द ड्यू डेट एक्सटेंड 15 अगस्त 2021। तो ये था फॉर्म 16। अब देखते हैं कि फॉर्म 16A क्या होता है। फॉर्म 16A इज एप्लीकेबल फॉर TDS ऑन इनकम अदर्स देन सैलरी।
फॉर्म 16A इनकम अदर्स देन सैलरी, अगर आप कुछ अर्न कर रहे हो अदर देन सैलरी तो ये फॉर्म 16 होता है। व्हेन TDS इज डिडक्टेड ऑन एनी अदर इनकम यू रिसीव देन इज लायबल फॉर सच डिडक्शन। Form 16A shall be issued to you when a bank deducted TDS on your interest income from fixed deposit or TDS deducted on your insurance commission or TDS deducted on your rent receipt। Means अदर इनकम जिससे बैंक का कमीशन हुआ, आपका अगर इंश्योरेंस कमीशन है और TDS आपको रिसिप्ट हो रहा है, जैसे आपकी कोई प्रॉपर्टी आपने रेंट पे दी है और वो 2,40,000 से ज़्यादा है तो उसके ऊपर आपका TDS डिडक्टेड होगा। दिस सर्टिफिकेट ऑल्सो हैज डिटेल ऑफ द नेम एंड एड्रेस ऑफ द डिडक्टर एंड डिडक्टीज, पैन नंबर, 10 डिटेल्स, चालान डिटेल ऑफ TDS डिपॉजिट। इट ऑल्सो हैज detail of income you have earned and the TDS deducted and deposit on such income. All details that are there in Form 16A or available on Form 26A as written। तो आप आपका जो भी TDS काट रहा है वो जो रिटर्न सबमिट करेगा वो सारी इंफॉर्मेशन Form 16A में आपको मिलेगी। सेकेंड है व्हाट इज Form 16B। Form 16B is a TDS certificate that is issued by properties buyer to a concerned seller। ओके, अगर आपने कुछ प्रॉपर्टी बाय करी है या सेल करी है तो उसमें हम 16B का Form 16B आएगा। It helps taxpayer to verify the total amount of tax deducted at source while purchasing a property। Form 16B is issued for TDS on earning generated through the sales of any immovable property। Form 16B इशू होता है अगर आप इनकम जनरेट करते हैं कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी को सेल करके। ओके, अब Form 16B के कंपोनेंट क्या होते हैं? The prominent parts of Form 16B included seller पेन, जो भी सेल कर रहा है असेट्स उसका पेन नंबर होगा, असेसमेंट ईयर, पेमेंट एक्नॉलेजमेंट नंबर, ब्रेकअप सैलरी पेड, डिडक्शन अंडर ITA, रिलीफ अंडर सेक्शन 89। ओके, Form 16C। Form 16C is new TDS certificate introduced by government is reflect the amount of TDS deducted on rent 5% by their individual HUF under section 194IB। अगर आपने रेंट के लिए अपना कुछ प्रॉपर्टी दिया है अंडर सेक्शन 194IB के लिए रेंट पेड बाय द इंडिविजुअल HUF अदर देन दोज कवर्ड अंडर सेक्शन 44AB, इसकी लिमिट है 50,000। तो इसके अंदर हमें जो फॉर्म मिलेगा वो रहेगा Form 16C। ओके फ्रेंड्स, तो ये था हमारा कुछ TDS के बेसिक, बिकॉज TDS एक बहुत ही वास्ट चैप्टर है, सब्जेक्ट है, तो जो उसके मेन हाइलाइट्स थे वो मैंने इसमें कवर करे हैं। अब यहाँ पर हम TDS की एंट्रियाँ देख लेते हैं। ऐसे देखिए FSQ मॉड्यूल में जो भी हमारा नया चार्ट रिवाइज हुआ है उसके हिसाब से। ओके, तो हम TDS की एंट्रियाँ करते हैं। तो जो फर्स्ट एंट्री रहेगी वो हम 194C के लिए कर रहे हैं। देखिए ये एंट्री मैंने यहाँ पर करी हुई है, ये मैं आपको अभी रेसिपी में करके बता रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पर हम एंट्री करेंगे एवरेज 43 से। कंपनी कोड 1500, करेंसी हमारी है INR और रेफरेंस में हमारा इनवॉइस नंबर हम एंटर कर देंगे। सबसे पहले हम फ्रेट के लिए एंट्री कर रहे हैं। फ्रेट चार्जेस में जो हमारा वेंडर है वो है राजेश ट्रांसपोर्ट। अब एवरेज 43 में यहाँ पर मैंने पोस्टिंग की 31 लिया बिकॉज मैं वेंडर का इनवॉइस एंट्री कर रहा हूँ और अकाउंट ये मेरा वेंडर कोड है, एंटर। जो यहाँ पर मेरा इनवॉइस है वो है 6,720 रुपये का, जिसमें कि जो मेरी टोटल जो बेसिक टैक्स का वैल्यू है वो है 6,000 का। उसके बाद इस पर 720 रुपये का इस पर GST इम्पोज हुआ है।
ठीक है। तो जो हम TDS डिडक्ट करेंगे वो हमें 6000 के ऊपर इस TDS को हम डिडक्ट करेंगे। ओके, तो हमारा टोटल इनवॉइस का अमाउंट है 6720। यहाँ पे एंट्री करा, यहाँ पर हम अमाउंट इंटर करेंगे 6720 ये। ओके, देन कैलकुलेट टैक्स के ऊपर बिजनेस एरिया 1501। ओके, असाइनमेंट में यहाँ पर हम लिखेंगे कि बिल एंट्री क्यों हो रहा है, फ्रेट चार्जेस इनवर्ड अगेंस्ट PO नंबर। ठीक, अब विथ होल्डिंग टैक्स की विंडो में हमें वो अमाउंट एंट्री करना है जिसके ऊपर हम हमारा TDS डिडक्ट करेंगे वेंडर का। ठीक है, तो विथ होल्डिंग टैक्स की विंडो पर क्लिक करके जो हमारा बेसिक वैल्यू है उसे यहाँ पर एंटर करते हैं अगेन। ओके, अमाउंट इज कैलकुलेटेड, विथ होल्डिंग टैक्स में बेसिक वैल्यू यहाँ पर हमने एंटर कर लिया है। अब जो नेक्स्ट लाइन आइटम रहेगा इस एंट्री का वो रहेगा GL हमारा फ्रेट के लिए। ओके, और उसके लिए भी जो हम पोस्टिंग की लेंगे वो रहेगी 40, बिकॉज क्योंकि वो GL को हम डेबिट कर रहे हैं, हम हमारा एक्सपेंसेस बुक कर रहे हैं वेंडर इनवॉइस का। तो 260 फ्रेट का वैल्यू हम सर्च कर लेते हैं। यहाँ पर भी हम 6720 का टोटल अमाउंट एंट्री करेंगे। टैक्स कोड, टैक्स हम इसके ऊपर एंट्री कर रहे हैं 18% से। ओके, तो P9, बिजनेस प्लेस, बिजनेस एरिया, कॉस्ट सेंटर, फ्रेट चार्जेस, फ्रेट चार्जेस अगेंस्ट यहाँ पर हम फ्रेट चार्जेस लिखा है। अब जो सेकंड जो आइटम था, जो सेकंड जो विंडो था आइटम नंबर 2 के लिए, जिसमें कि हमारा एक्सपेंसेस बुक हो रहा है फ्रेट ऑन इनवर्ड चार्जेस के लिए और वो यहाँ पर डेबिट हो रहा है, उसकी जो अकाउंटिंग की है वो है 40 अगेन। तो इस वाली विंडो में हमने सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो हमने फिल कर दी, अमाउंट डाल दिया है, टैक्स डाल दिया है, बिजनेस प्लेस डाल दिया है, कॉस्ट सेंटर इंटर करा है। अगर हम सिमुलेशन रन करते हैं तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं यहाँ पर हमारा इनवॉइस एंट्री हो रहा है। 60 रुपये हमने इसके ऊपर TDS डिडक्ट करा है। ठीक है, सेम ही एंट्री जो मैंने पहले करी थी 194C का 1% हम काट रहे हैं क्योंकि ये राजेश ट्रांसपोर्ट इंडिविजुअल पर्सन है, ये कंपनी नहीं है, तो इस पर 1% TDS कटेगा। 512 रुपये GST में बुक हो रहे हैं, 5694 रुपये फ्रेट ऑन इनवर्ड में बुक हुए हैं और ये हमारा TDS डिडक्ट हुआ है। ठीक है, तो जो हमारा बेस वैल्यू था वो था 6000 का और 6660 टोटल हमारा यहाँ पर इतना अमाउंट हम पे करेंगे वेंडर को और 60 रुपीज़ हम पे करेंगे गवर्नमेंट को। इसे हम सेव कर लेते हैं। चल रही है। ओके, अब हमें मैसेज मिला डॉक्यूमेंट 260000 वाज पोस्टेड इन कंपनी कोड 1500। अगेन हम एक बार डिस्प्ले में आकर इसे चेक कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारी एंट्री बुक हो गई है। राजेश ट्रांसपोर्ट को 6660 रुपये हमें पे करना रहेगा। हमारे फ्रेट इनवर्ड में 5694 रुपये का अमाउंट बुक हुआ है। ये हमारा एज एक्सपेंसेस है फ्रेट के लिए। 512 और 512 रुपये हमारा CGST इनवर्ड में बुक हुआ है। 512 हमारा HGST इनवर्ड में बुक हुआ है और 60 रुपीज़
जो हमने इस पर TDS काटा है अंडर सेक्शन 194C में, वो हमें गवर्नमेंट को पे करने का रहेगा। फ्रेंड्स ऐसे ही मैं आपको अभी बाकी सारी एंट्रियाँ करके बताता हूँ वन बाय वन। ये 194C, इसमें हम TDS 2% डिडक्ट करेंगे और यहाँ पर हमारा इनवॉइस का वैल्यू है 9,220 रुपये का। यहाँ पे हमारा जो वेंडर है वो है न्यू भारत ट्रांसपोर्ट कंपनी, जो कि एक कंपनी है, तो इसलिए अब हम इसके ऊपर 2% TDS डिडक्ट करेंगे। ओके, बेस वैल्यू यहाँ पर हम इंटर करेंगे 8,000 रुपीज़, क्योंकि ये हमारी बेस वैल्यू ये है। और ये जो अमाउंट है ये बिफोर इम्पोजिंग टैक्स है, मतलब टैक्स लगने के पहले का अमाउंट है। ओके, तो इसी पर TDS कैलकुलेट होगा, ना बल्कि इसके ऊपर। फ्रेंड्स, ये हमारा टैक्स डिडक्शन का वैल्यू है 160 रुपीज़, हमने 194C में डिडक्ट करा है। ओके, और 9,120 रुपये हमें न्यू भारत ट्रांसपोर्ट को पे करने के। बाकी अमाउंट हमारा GST में बुक हुआ है। तो 194H ये हम कमीशन जो हमने पे करा है इसके लिए हम एंट्री कर रहे हैं। यहाँ पर हमारा अमाउंट है 11,800 का, हमारी इनवॉइस है। अमाउंट है 10,000 रुपीज़ बिफोर टैक्स का। टोटल इनवॉइस 11,800।
टैक्स कितना है इसके ऊपर, 9% का। डॉक्यूमेंट्स में सिमुलेट को हम रन करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो 10,000 हमारा बेसिक वैल्यू था, जिसके ऊपर 900 रुपये हमारा 1800 रुपये टोटल GST इम्पोज हुआ है, और 500 रुपीज़ हमने यहाँ पर TDS काटा है, जो कि हम गवर्नमेंट को पे करेंगे और वेंडर को पे करेंगे मात्र 11,300 रुपये। ओके, 194H की एंट्री। अगली एंट्री 194I की, जिसमें कि हम रेंट और मशीनरी करेंगे, बट 10% अभी हम करेंगे रेंट ऑन बिल्डिंग के ऊपर। ओके, तो इसे सेव करें। सेव करने के बाद में डॉक्यूमेंट में आके डिस्प्ले, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉस्ट सेंटर, प्रॉफिट सेंटर, कमीशन चार्जेस में हमारा 10,000 रुपीज़ का अमाउंट बुक हुआ है। ओके, अगेन जो हम इंटर कर रहे हैं वो है रेंट ऑन बिल्डिंग के लिए, ऑफिस। ओके फ्रेंड्स, अब आप यहाँ देख रहे हैं तो 50,000 के ऊपर जो हमारा TDS आया है वो डिडक्ट हुआ है 5,000 का, बिकॉज 10% हमने TDS काटा है रेंट ऑन बिल्डिंग पे हमारे जो इनकम टैक्स एक्ट है उसके हिसाब से। यहाँ पर देख रहे हैं 10% का डिडक्शन है 194I रेंट ऑन लैंड एंड बिल्डिंग। अगर आपका 2,40,000 के ऊपर का ट्रांजेक्शन होता है तो ठीक है, 194 में हमने
1 2 3। तो फ्रेंड्स अभी हमारी प्रोफेशनल सर्विसेज की ये लास्ट की 2 एंट्रियाँ बची है। तो ये जो मैं आपको ये दोनों एंट्रियाँ इसमें कर बता रहा हूँ। ओके, सो पिन कोड 43। ओके, आज की डेट एंटर करते हैं। कंपनी कोड 1500, करेंसी INR। यहाँ पे हमारा इनवॉइस का नंबर हम एंट्री करेंगे। ओके, तो हमारा वेंडर क्या है, स्पेसिफिक नंबर है हमारा नाइट कंसल्टिंग सर्विसेज 80010। तो यहाँ पर जो हमारा अमाउंट है बिल्स का प्रोफेशनल सर्विसेज में वो है 1,06,200 का। ठीक है, इसे हम इसे सिलेक्ट करते हैं। ओके, टोटल इनवॉइस 1,06,200। कैलकुलेट टैक्स करेंगे, बिजनेस एरिया यहाँ पर एंटर करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे कंसल्टेंसी चार्जेस। ओके, विद होल्डिंग टैक्स के नंबर पर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। जो हमारा बेस अमाउंट होगा वो हम इसमें एंटर कर लेंगे। बेस अमाउंट है हमारा 90,000 के ऊपर हमको 18% GST इम्पोज हुआ है। ओके, एंटर। अब जिस GL में हमें एक्सपेंसेस बुक करना है वो GL हम यहाँ पर एंटर करेंगे। ओके, तो ये मैंने लिया कंसल्टेंसी चार्जेस में और ये मेरा GL है। ओके, तो इसका जो टोटल अमाउंट है वो स्टार ये अमाउंट को टेक कर लेगा। और टैक्स कोड है हमारा E9, 18% हम टैक्स लगा रहे हैं इसके ऊपर। आईएन लगा हुआ है। कॉस्ट सेंटर 1501। यहाँ पर लिख लेते हैं कंसल्टेंसी चार्जेस डॉक्यूमेंट में आएंगे। हम नई सिमुलेशन रन करेंगे। सिमुलेशन पर रन। ओके फ्रेंड्स, तो आप यहाँ देख रहे हैं कि 9,000 का टोटल हमें TDS पे करना है गवर्नमेंट को। और जो हमारा लैंड कंसल्टिंग फॉर्म है उसे हमें जो अमाउंट देना है वो देना है 97,200 रुपीज़ का। 9,000 रुपीज़ हमने उसका TDS दे रखा था जो कि हम गवर्नमेंट को पे करेंगे। सिंपल फॉर्म सेव कर लेते हैं। अब इसके बाद की जो सेकंड एंट्री है वो है एक कॉल सेंटर के लिए। कॉल सेंटर की सर्विसेज के ऊपर हम 2% से TDS लगाएंगे। ओके, और इसका जो लिमिट है वो 30,000 रुपये पर ईयर का। ओके, देन हम इसे सिलेक्ट करते हैं। अगेन एवरेज 43। यहाँ पर इनवॉइस नंबर एंट्री होगा। कॉल सेंटर सर्विसेज नंबर 0D6। फर्स्ट लाइन आइटम में यहाँ पर वेंडर जो हमने चूज़ करा था। अब इस यहाँ पर लाइन आइटम नंबर 1 है इनवॉइस -31। वेंडर के लिए सारी एंट्री हो रही है। तो यहाँ पर वेंडर का नाम आ रहा है। हमारा जो इनवॉइस है, इनवॉइस का अमाउंट है 29,500 का। ओके, यहाँ पे सिलेक्ट करा कैलकुलेट टैक्स 1501। ओके, अब हम लिखेंगे कॉल सेंटर सर्विसेज।
बेस वैल्यू है 25,000 का। ये हमारी एंट्री थी कॉन्सेप्ट सर्विसेज के लिए। यहाँ पर हम इसे सेव करते हैं, इसे एक बार डिस्प्ले कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि 21,500 का बिल है, जो कि रिक्वायरमेंट हुआ है। 25,000 रिक्वायरमेंट उसका TDS रिलेक्ट करा है, और ये बाकी का हमारा GST इनवर्ड में ये अमाउंट बुक हुआ। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारा आज का एक ट्रेनिंग सेशन था। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारा आज का एक डेमो ट्रेनिंग सेशन था TDS के ऊपर, जिसमें कि मैंने आपको ये बताया कि SAP में हम TDS की एंट्री किस तरीके से करते हैं। ये SAP FSCO के एंड यूज़र का पार्ट है। यहाँ पर मैं हमारे एडिट अकाउंटिंग कोर्स को एक बार और आपको ब्रीफ करना चाहूँगा। ये कोर्स स्पेशली बीकॉम स्टूडेंट्स के लिए डिज़ाइन करा है। इसे बीकॉम, एमकॉम और MBA कॉमर्स, MBA फाइनेंस स्टूडेंट्स के लिए ये एक बहुत ही अच्छा ऑनलाइन कोर्स है। ये एक 6 स्टेप कोर्स है, जिसमें कि हम आपको अकाउंटिंग के बेसिक से पढ़ाएंगे। फर्स्ट जो हमारा स्टेप रहेगा वो रहेगा अकाउंटिंग के बेसिक का, जिसमें हम आपको बताएंगे कि वाउचर्स क्या होते हैं, लेजर क्या होते हैं, PM बिल क्या होता है, बैलेंस शीट्स क्या होती है, टेली क्राइम इसका नेक्स्ट स्टेप रहेगा। टेली भी आपको पूरा हम सिखाएंगे। देन उसके बाद में रहेगा SAP FSCO कंट्रोलिंग, जो कि कस्टमाइजेशन से लेके एंड यूज़र तक का रहेगा। इसमें हमारी तरफ से आपको SAP का भी सर्वर एक्सेस प्रोवाइड रहेगा, ताकि आप जब चाहे अपना SAP का प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, इसमें हम आपको इनडायरेक्ट स्टेशन की भी ट्रेनिंग देंगे, जैसे GST और TDS किस तरीके से कॉन्फ़िगर होता है SAP और टेली के ऊपर, और किस तरीके से इनकी एंट्रियाँ करते हैं, इनकी यूटिलाइजेशन की एंट्रियाँ क्या होती है, ये सारा, और कितने टाइप के रिटर्न्स होते हैं, GST रिटर्न कितने टाइप के होते हैं, ये इन सब का आपको थ्योरेटिकल बताया जाएगा। और इसको SAP टेली पे कस्टमाइजेशन किस तरीके से करते हैं वो भी हम आपको बताएंगे। जो लास्ट स्टेप रहेगा वो रहेगा एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग का। एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग में हम आपको ये बताएंगे कि VL लुकअप क्या होता है, एच लुकअप क्या होता है, काफ़ी सारा एडवांस एक्सेल में रिपोर्ट और MIS किस तरीके से हम बना सकते हैं, या फिर MIS किस तरीके से बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारा एडिट अकाउंटिंग कोर्स है। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।